कि बायोलॉजी समझोगे केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी कुछ मामलों में। हम पहले बायोलॉजी पे आते हैं से। हमने क्या पढ़ा भैया, पहले हमारे पास में कोशिका, इस कोशिका के अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव्य जिसको हम जीव द्रव्य भी बोलते हैं। अगर उसको केंद्र को शामिल कर लिया जाए तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे पार्ट होते हैं जिसे कोशिकांग बोलते हैं। हर कोशिकांग का जो काम है वो कैसा है, अलग अलग होता है। और इसके अंदर फिर पाया जाता है न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं केंद्रक। क्या इस केंद्रक में सबके छोटे 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 छेद नजर आ रहे हैं, बोलो जल्दी से हाँ या ना, जल्दी से नजर आ रहे हैं। और इस केंद्र के चारों तरफ देखो, इस केंद्र के चारों तरफ आपको ये जो संरचना मिल रही है, इस संरचना को साथी बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, ये जो तैर रहे हैं हवा में, जो सबसे छोटे छोटे होते हैं, इनको साथी बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन की थैली बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा आपसे कि इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं भैया, प्रोटीन की थैली भी कहते हैं, लेकिन सही मायने में तो थैली सब जो है वो ज्यादा सही लगता है इसमें। चलो अब जरा एनिमेशन से देखो, ये हमारे पास में केंद्रक, इस केंद्र के अंदर गए तो केंद्र के अंदर ये डीएनए भी है। अब ये डीएनए मिलता कहां पे, साथी छोटे छोटे धागों में जो होते हैं हमारे, कौन से धागे यहाँ पे, क्रोमोसोम्स के। ये जो क्रोमेटिन के धागे होते हैं ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, बताओ जल्दी से, क्रोमोसोम्स का निर्माण करेंगे, जिन्हें गुणसूत्र बोलते हैं। तो गुणसूत्र काम लेंगे, डीएनए मिलेंगे। अब ये सबके साथ जुड़े किससे, केंद्रक में पाए जाने वाले केंद्रिका से। तो केंद्रक का भी छोटा पार्ट होता है केंद्रिका, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और वहां से राइबोसोम का निर्माण होगा और ये राइबोसोम साथियों यहाँ पे केंद्रक से बाहर आ जाएंगे, न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं। अब उसके बाद होता क्या है, ये राइबोसोम साथियों तैरते रहते हैं और कहां जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फंस जाएंगे। किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। समझ छोटा सा पॉइंट है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में साथियों फंस जाते हैं। ये हमारा सीधे सीधे यहाँ पे क्या बेटा कांसेप्ट है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे केंद्र के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा कौन सा, न्यूक्लियस। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों केंद्र के बारे में आज किस करेंगे। तो ये हमारे जीव द्रव्य का साथियों मुख्य भाग होता है। सर जीव द्रव्य क्यों कहा हमने, क्योंकि मैंने क्या बताया कि केंद्रक और साइटोप्लाज्म, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो ये हमारे जीव द्रव्य का मुख्य भाग है जिसका आकार यहाँ पे गोल होता है, कभी कभी अंडाकार होता है साथियों, और एक गहरे रंग की संरचना है जो मिलेगी, काफी गहरा रंग मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। कई सारी बातें। इसकी खोज यहाँ पे की जा रही है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। तो न्यूक्लियस की जो खोज है वो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। चलो भैया हम जब बात करेंगे तो मेनली कोशिकाओं के अंदर यहाँ पे एक ही केंद्रक है जो पाया जाता है। सामान्यतः नॉर्मली जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर एक ही जो न्यूक्लियस है वो देखने को मिलेगा। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है कि एक कोशिका की यहाँ पे कैसी है, एक न्यूक्लियस है, एक कोशिका का साथ यहाँ पे एक। इसी प्रकार से यहाँ पे जो केंद्रक है न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की भी चार हिस्से हैं। पहला है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं यहाँ पे केंद्रक कला, ये केंद्रक झिल्ली। दूसरा है साथियों जिसे बोलते हैं केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस सैक कहते हैं। तीसरा होता है साथियों केंद्र के अंदर पाए जाने वाले केंद्रिका, केंद्र के अंदर पाए जाने वाले केंद्रिका। और चौथा होता है साथियों यहाँ पे पाए जाने वाले क्रोमेटिन के धागे, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे क्रोमेटिन के थ्रेड्स। आप समझ के छोटी सी बात, मतलब ये कहने का जैसे हमने कोशिका पढ़ी थी तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, बोलो हाँ या ना। इसी प्रकार से केंद्र के अंदर भी यहाँ पे चार हिस्से मिलेंगे। तो केंद्र की सबसे बाहर वाली परत को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस के सबसे बाहर वाली परत को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा, दूसरी भाग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो पाया जाने वाला लिक्विड होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा है साथियों न्यूक्लियोस, जिसे केंद्रिका बोलते हैं। और चौथा है साथियों यहाँ पे क्रोमेटिन के धागे जो यहाँ पे कहे जाते हैं। पहले जल्दी से बताओ मुझे अब आप यहाँ पे एनिमेशन को समझना, ठीक है। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, जस्ट मैं देखो ये हमारे पास में ये कोशिका है जिसे बोलते हैं कोश सेल। आपको इस सेल के अंदर बहुत से पार्ट नजर आएंगे, देखो ध्यान से। क्या इस कोशिका के अंदर आपको बहुत सारे पार्ट नजर आ रहे हैं, देखो डिडो सीधा बहुत सारे पार्ट नजर आ गया आपको। देखो ये हमारे पास में कोशिका है, इस कोशिका की बाहर वाली परत को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसमें आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नजर आएंगे, छोटे छोटे पार्ट नजर आएंगे। अब नजर मानना साथियों, इस कोशिका के अंदर इस सेल के अंदर आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, ये नजर आएगा साथियों जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। नजर आया ये जो पार्ट है, इस न्यूक्लियस के अंदर भी देखो ध्यान से, इस न्यूक्लियस के अंदर आप जब जाओगे तो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे पार्ट है छोटा सा, ये देखो ये जो बीच वाला पार्ट है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर भी आपको जो छोटा छोटा पार्ट नजर आ रहा है इसे बोलते हैं केंद्रिका, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी यहाँ पे क्या रहता है साथियों, केंद्रिका पाई जाती है। तो केंद्र के अंदर क्या मिलती है साथियों, केंद्रिका मिलती है। इस बात को जरा समझिएगा, क्या हम इस बात को समझेंगे बहुत ही बड़ी तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर, क्या ये सबकी सब बातें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं, बोलो जल्दी से, क्या ये सारी बातें। तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट समझ लिया ना कि सर सबसे पहले बाहर क्या मिलती है, साइटोप्लाज्म मिलती है, नहीं सबसे पहले मिलती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बेटा अंदर मिलती है बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, फिर मिलती है हमारे पास में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या मिलती है बताइए जल्दी से, तो न्यूक्लियोस मिलती है जिसे हम केंद्रिका बोलते हैं। चलो तो अब हम ना इसको डिटेल से समझते हैं कि किसमें क्या तरफ, केंद्र के चारों तरफ। अच्छा, जिस तरह से बेटा कोशिका के अंदर यहाँ पे कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिस तरह से कोशिका में साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, उसी प्रकार से केंद्र के अंदर भी पाए जाने वाले पदार्थ को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हम केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं। तीसरा साथियों, जिस प्रकार से यहाँ पे सेल के अंदर कोशिका के अंदर केंद्रक मिलता है, सेल के अंदर कोशिका के अंदर यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है, सेल में न्यूक्लियस मिलता है, उसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक के अंदर भी यहाँ पे भाग मिलता है जिसे बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियोस बोलते हैं। और इस केंद्रिका से धागे मिलेंगे जिसे बोलते हैं क्रोमेटिन के धागे। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन के धागे बोलेंगे। और इसी क्रोमेटिन के धागों से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। और उन्हीं क्रोमोसोम में क्या भी हमारा डीएनए भी होता है। क्या इतनी सी बात यहाँ पे समझ गए हैं, क्या आपको जो डिफरेंस है, जो अंतर है क्लियर हो गया कि सर कोशिका में और केंद्रक में क्या डिफरेंस है। ये किसकी बात करो मैं, कोशिका की, केंद्र की। चलिए अब एक एक करके मैं सारी बातें दोबारा से बताऊं, ध्यान से। तो हमारे शरीर में साथियों पाया जाने वाला जो डीएनए है वो कहां मिलेगा, कोशिका के अंदर मिलेगा। तो देखो ये बनते हैं साथियों क्रोमेटिन के धागों से। ये जो क्रोमेटिन होती है ये हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स का निर्माण करेगी। और ये कहां मिलती है बताओ जल्दी से, तो ये मिलती है केंद्रिका के अंदर। इसको अलग करने वाली ये जो परत है ना, ये जो बाहर वाली परत, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके ना सारी बातों को समझते हैं डिटेल से। आज बोर्ड पे देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, केंद्रीय झिल्ली के बारे में, कि कोशिका की जो केंद्रक होता है उसको अलग करने वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आ जाओ, इसको हम यहाँ पे कैरोथिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरोथिया बोलते हैं या कैरोथीका बोलते हैं। सर कैरोथीका क्या होती है, आपने यहाँ पे छोटी सी बात को समझाओ लास्ट क्लास में किया। तो इसको साथियों हम यहाँ पे कैरियो, यहाँ पे थीका, इसको यहाँ पे कैरियोथीका भी कहा जाता है। ये नाम है, किसका नाम है बताओ जल्दी से, तो कैरियोथीका साथियों नाम होता है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भैया मतलब क्या, तो न्यूक्लियर बेटा मेम्ब्रेन होती है हमारे पास में केंद्रीय झिल्ली। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बनता है सर की करती क्या है, ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से या प्रोटोप्लाज्म से अलग करती है। ठीक है, साथ ही साथ ये कैसे होती है, पारगम्य होती है, मतलब कुछ पदार्थों को आना जाना हो सकता है। और साथ ही साथ इसके माध्यम से जो पदार्थ होते हैं, जो कुछ मटेरियल्स होते हैं, उनका यहाँ पे स्थानांतरण हो जाता है कि कुछ पदार्थ यहाँ पे कोशिका के अंदर आ सकते हैं, मतलब केंद्र के अंदर आ सकते हैं, कुछ केंद्र के बाहर जा सकते हैं। इसको हम सिंपल सी भाषा में साथियों नाभिकीय झिल्ली बोल सकते हैं। देखो नाभिकीय झिल्ली क्यों नहीं बोलते, इसका रीजन समझना, बोलने की भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे बायोलॉजी में होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिका में पाया जाने वाला लिक्विड एक होता है साथियों, यहाँ पे कोशिका के केंद्र में पाया जाने वाला लिक्विड है ना। तो कोशिका के केंद्र के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है इसको साथियों बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, हिंदी में से बोलते हैं यहाँ पे केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं, केंद्र में पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ। जिस प्रकार से कोशिका में साइटोप्लाज्म मिलता है, इसी प्रकार से केंद्र के अंदर भी हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलती है साथियों, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलती है। इस बात को जरा समझना। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनेगा साथियों, ये किसकी बनी होती है, तो ये साथियों यहाँ पे पारदर्शी होती है। मतलब इसके अंदर यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो कोई भी यहाँ पे ऐसा पदार्थ नहीं मिलता जिसको यहाँ पे देखने में मत ना करें, ये बिल्कुल पारदर्शी है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे प्रोटीन के जो पार्टिकल्स हैं वो पाए जाते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन के पार्टिकल्स मिलेंगे। ये जो छोटे छोटे प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं ये वास्तव में राइबोसोम होते हैं।
ठीक है। और हम जब बात करेंगे साथियों तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है इसमें क्या क्या मिलेगा, सुनो। तो इसी के अंदर यहाँ पे केंद्रिका मिलती है, जिससे राइबोसोम का निर्माण होता है। इसी में साथियों यहाँ पे क्रोमेटिन के धागे मिलेंगे आपको। इसी में आपको बहुत सारे एंजाइम मिलेंगे। इसी में देखिए साथियों बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, और साथ ही साथ इसी के अंदर आपको राइबोसोम भी मिलता है, और साथ ही साथ आरएनए भी पाए जाते हैं। क्या डीएनए मिलेगा इसके अंदर? आंसर डीएनए नहीं मिलेगा, क्योंकि डीएनए जो होते हैं वो तो यहाँ पे किसके अंदर होते हैं बताओ जल्दी से? वो तो भैया दिखाया तो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। ये बात को जरा समझना ध्यान से। सर क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन बनेंगे इसमें ध्यान से। कल मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। कल की जो क्लास हमारी होने वाली है साथियों उसमें मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक कंप्लीट करूंगा पहले तो सारा, और उसके बाद मैं कुछ समझना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं केंद्रिका के बारे में, यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में। सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा समझना ध्यान से। न्यूक्लियस की बात करते हैं सर, ये क्या चीज होती है? तो केंद्र के अंदर पाया जाने वाला सबसे मेन पार्ट होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। के अंदर पाया जाने वाला सबसे मेन पार्ट जो है साथियों उसको बोलते हैं केंद्रिका, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं साथियों? केंद्रक में पाया जाने वाली केंद्रिका। सुनो ध्यान से, ये कहां मिलती है? तो ये मिलती है साथियों केंद्र के अंदर, जिसे बोलते हैं अंडर दी यहाँ पे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो मेन पार्ट उसे बोलते हैं केंद्रिका। क्लियर सारी बातें? अच्छा क्वेश्चन बनता है सर हमारे जो नॉर्मली कोशिकाएं होती हैं उसमें कितनी पाई जाती हैं? तो एक या दो यहाँ पे न्यूक्लियस मिलेंगे जिसको हम केंद्रिका बोलते हैं। ये यहाँ पे गोल होती है साथियों, और साथ ही साथ यहाँ पे नग्न होती है। नग्न मतलब इनके अंदर किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पे संरचना नहीं पाई जाती। इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो ये यहाँ पे गोल होती है और नग्न होती है, मतलब कोई भी संरचना इसके अंदर नहीं मिलेंगी। इनको जरा समझना। इनके अंदर यहाँ पे धागे मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन के धागे। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन के धागे बोलते हैं। तो ये जो क्रोमेटिन के धागे होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं, और इन्हीं क्रोमेटिन के धागों से फिर किसका निर्माण होता है बताओ जल्दी से? तो इन्हीं क्रोमेटिन के धागों से देखिए साथियों यहाँ पे गुणसूत्र बनते हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। हमें यही से सबसे खतरनाक क्वेश्चन के बनता है। सुनो, जिस पॉइंट पर आके केंद्रिका से क्रोमेटिन के धागे जुड़ते हैं उस वाले बेटा पॉइंट को कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजन रीजन, जिसको हम सिंपल सी भाषा में नॉर बोलते हैं। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन ये वही होता है जहां पे देखो न्यूक्लियस से केंद्रिका से, सॉरी, तो केंद्रिका से सारे सारे जो क्रोमेटिन के धागे जुड़े हैं, आपको नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर कि जितने भी यहाँ पे क्रोमेटिन के धागे हैं ये सारे के सारे किससे जुड़े होते हैं बताओ जल्दी से? केंद्रक से, केंद्रिका से देखो। तो सारे के सारे ये जुड़े किससे? केंद्रिका से हैं, और इसी केंद्रिका से जिस हिस्से से जुड़ते हैं उस हिस्से को क्या बोलते हैं? नॉर बोलते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, ये बता दो कि यहाँ पे सबसे अंदर पाया जाने वाला पार्ट कौन सा है? तो सबसे अंदर पाया जाने वाला जो हिस्सा उसे बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। अब फिर से इसको जरा समझो, ये केंद्रक है, इस केंद्र के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे क्रोमेटिन के धागे मिलेंगे। देखो ध्यान से, ये जो क्रोमेटिन के धागे से डीएनए मिलेगा, ये क्रोमेटिन के धागे हैं। ये जो ऊपर वाली परत है साथ बीच बीच जो परत मिलती है बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो केंद्र को अलग करती है ना बाकी कोशिका वाले पार्ट से। इसी में पाया जाता है क्रोमोसोम्स। अब ये सारे के सारे धागे किससे जुड़े हैं? केंद्रिका से जुड़े हैं। इसी केंद्रिका के अंदर यहाँ पे प्रोटीन की छोटी छोटी थैली में राइबोसोम बाहर निकलते हैं, और ये राइबोसोम फिर यहाँ पे केंद्र से बाहर निकल जाएंगे, कोशिका के केंद्र से यानी न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएंगे। कितनी सी बात समझ गए? तो ये पूरी की पूरी संरचना है जो पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन सीधे से बन जाता है। बताओ भैया कि केंद्रिका किसमें पाई जाती है? तो केंद्रिका पाई जाती है केंद्र के अंदर। न्यूक्लियस कहां पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। चलो अब हम बात करेंगे, जरा समझना, जो केंद्रिका होती है, जो केंद्रिका जो न्यूक्लियस होती है वो साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा सर, क्यों? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भैया देखा जाए तो केंद्रक ही नहीं होता है। समझ में जो मैं कह रहा हूं? मतलब न्यूक्लियस ही देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं, जैसे हम हैं, आप लोग हैं, प्लांट की कोशिकाएं होती हैं, इनको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसके अलावा ये जब एक कोशिका का डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है साथियों, तो कोशिका के विभाजन के समय ये क्या होती है? खत्म हो जाती है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि जब कोशिका का डिवीजन करेंगे तो उस समय क्या होता है बताओ जल्दी से? उस समय साथियों जो केंद्रिकाएं होती है खत्म हो जाती है, और किसमें नहीं पाई जाती? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ये भी जरा समझेगा। फिर क्वेश्चन बनता है, बताओ इनका मेन काम क्या है? तो इनसे साथियों राइबोसोम का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं राइबोसोम का कारखाना। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, बताइए कि हमारे कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम का जो निर्माण है वो कहां होगा बताओ? तो राइबोसोम का भी निर्माण होता है कहां पर? कोशिका के केंद्रिका में, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो राइबोसोम्स का जो फॉर्मेशन है वो कहां पर होता है? तो ये साथियों होता है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस होती है उसमें साथियों राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर सारी बातें? चलो आते हैं मेन पॉइंट्स पर। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फोंटाना। तो फोंटाना के द्वारा सबसे पहले से देखा गया, किसे देखा गया? न्यूक्लियस को देखा गया, केंद्रिका को देखा गया। नाम जो दिया साथियों वो दिया था विलियम बोमेन के द्वारा 1840 में। तो न्यूक्लियस नाम दिया है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 85% के आसपास। इसमें साथियों डीएनए आरएनए मिलेंगे, उल्टा हो गया साथियों। तो डीएनए और आरएनए भी इसमें पाए जाते हैं। तो यहां पे जरा समझिएगा, क्लियर सारी बातें? तो सीधे सीधे फैक्ट है जो मैंने बता दिया किसी वाले को, कोशिका के केंद्र जो केंद्रिका होती है उससे सारे धागे जुड़े होते हैं, और वो धागे कौन से होते हैं? क्रोमेटिन के धागे होते हैं। तो जो क्रोमेटिन के धागे होते हैं किसी के अंदर पाए जाते हैं, तो वो देखिए पाए जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, जिसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक के द्रव्य में धागेनुमा संरचना मिलती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। क्लियर सारी बातें? तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक का द्रव्य मिलता है, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है, उसी के अंदर साथियों यहाँ पे धागेनुमा संरचना मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। इसी में साथियों डीएनए मिलेगा, इसी में साथियों हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, और इसी में साथियों नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। ये बहुत प्यारा फैक्ट बनता है कि सर ये इसमें क्या क्या चीजें पाई जाएंगी? तो हमारे शरीर में साथियों पाया जाने वाला जो डीएनए है वो किसमें मिलेगा? क्रोमेटिन के अंदर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोटीन है, कौन सा? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। और हम जब बात करेंगे तो ये एक तरह का यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन समझो क्या होता है? कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर साथियों यहाँ पे प्रोटीन के जो मेन पार्ट होते हैं उनकी बात यहाँ पे जरा समझेगा, ठीक है? इस बात को जरा समझो बहुत बड़ी तरीके से। कंफर्म है? बोलो हाँ। जब यहाँ पे कोशिका विभाजन का समय आता है, जब कोशिका का डिवाइड करते हैं, जब कोशिका टूटती है या कोशिकाओं से नई कोशिका बनती है कि नहीं, हम जब बात करेंगे, ठीक है, समय होता है, तो उस समय साथियों जो क्रोमेटिन होते हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कोशिका के विभाजन के समय साथियों क्रोमेटिन का किसमें कन्वर्शन होता है? क्रोमोसोम में कन्वर्शन हो जाता है। तो ये जो क्रोमेटिन है ये किसमें बनेंगे? ये क्रोमोसोम में बनेंगे। समझ गया जो मैं कह रहा हूं? गलती मत करना। अब यहाँ पे जो क्रोमेटिन है साथियों हम जब बात करेंगे तो ये क्रोमेटिन यहाँ पे दो प्रकार के मिलेंगे। कौन कौन से मिलते हैं? पहला मिलता है हमारे पास में यूगोक्रोमेटिन, और दूसरा मिलता है साथियों हमारे पास में हेटेरोक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन के धागे हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं साथियों। पहला कौन सा हमारे पास में? यूगोक्रोमेटिन, और दूसरा कौन सा हमारे पास में? हेटेरोक्रोमेटिन। पूछा जा सकता है, बताओ जल्दी से होता है। तो क्रोमेटिन है साथियों हम जब बात करेंगे तो ये क्रोमेटिन यहाँ पे दो प्रकार के मिलेंगे। कौन कौन से मिलते हैं? पहला मिलता है हमारे पास में यूगोक्रोमेटिन, और दूसरा मिलता है साथियों हमारे पास में हेटेरोक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन के धागे हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं साथियों। पहला कौन सा हमारे पास में? यूगोक्रोमेटिन, और दूसरा कौन सा हमारे पास में? हेटेरोक्रोमेटिन है। तो आपसे बस इतना पूछा जा सकता है, बताओ जल्दी से कि कौन सा क्रोमेटिन का पार्ट एक्टिव होता है और कौन सा क्रोमेटिन का पार्ट ये इनएक्टिव होता है। तो यही क्वेश्चन पूछेंगे समझ ध्यान से। तो क्रोमेटिन के अंदर साथियों जो यूगोक्रोमेटिन होते हैं या यूगोमेट्रिन होते हैं, जो यूगोक्रोमेटिन होते हैं जो वो यहाँ पे एक्टिव पाए जाते हैं, और जो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं साथियों वो इनएक्टिव होते हैं, वो अस्थिर अवस्था में पाए जाते हैं। बस इतना सा क्वेश्चन है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, देखो ध्यान से। तो मैं बता चला मिलता है यहाँ पे पहला मिलता है यूक्रोमेटिन जो एक्टिव अवस्था में मिलेगा, और एक होता है साथियों यहाँ पे हेटेरोक्रोमेटिन जो यहाँ पे इनएक्टिव अवस्था में पाया जाता है, जिसे क्रोमेटिन के धागे बोलते हैं। तो क्रोमेटिन के धागे जो होते हैं किसका निर्माण करते हैं? क्रोमोसोम का निर्माण करेंगे, गुणसूत्र का निर्माण करेंगे। इस बात को जरा समझिएगा ध्यान से। तो हम आते हैं सीधे सीधे गुणसूत्र के बारे में कि गुणसूत्र क्या होते हैं, बताओ जल्दी से।
एक बच्चा मेरे से बोला था कि आप यहाँ पे हमें खुद कंफ्यूज कर दे रहे हो बेटा, किसने बताया भी था यहाँ पे कि सर केंद्र के अंदर जो पाया जाने वाला यहाँ पे केंद्रिका होती है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें भी हमारे पास डीएनए मिलेगा। अब डीएनए कैसे मिलता है मैं बता चुका हूं बहुत ही बड़ी तरीके से। डीएनए साथियों पाए जाते हैं बेसिकली क्रोमेटिन के धागों में। ये जो क्रोमेटिन के धागे होते हैं किससे जुड़े होते हैं, तो ये क्रोमेटिन के धागे साथियों जो कोशिका का विभाजन होता है तो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स के अंदर, और ये जुड़े किस होते हैं, केंद्रिका से। ये केंद्रिका ना टूट जाती है, किसमें टूट जाती है, हम जब यहाँ पे साथियों कोशिका का डिवीजन करते हैं, कोशिका का विभाजन करते हैं तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाली केंद्रिका टूट जाती है, तो क्रोमेटिन्स यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स के अंदर। इस बात को जरा समझना बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्लियर सारी बातें। अब आ जाओ बस 3-4 पॉइंट रहेंगे, खत्म होने वाला हमारा टॉपिक, उसके बाद हमारी क्लास में खत्म हो जाएगी। देखो तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, ये क्या चीज बताइए जल्दी से। तो क्रोमोसोम्स का भैया निर्माण जो होता है वो होता है क्रोमेटिन के धागों से। तो क्रोमेटिन के धागों से बनने वाला जो पार्ट उसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम का निर्माण कैसे हुआ है, क्रोमेटिन के धागों से हुआ है, पहली बात तो ये। इसकी यहाँ पे खोज करने वाले पहले व्यक्ति बेटा स्ट्रॉसबर्गर। तो स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में पहली बार यहाँ पे इसको खोजा था, क्लियर सारी बातें। जबकि वॉल्टेयर के द्वारा इसे नाम दिया गया यहाँ पे क्रोमोसोम। तो खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं साथियों वो स्ट्रॉसबर्गर है, लेकिन इसको क्रोमोसोम जो नाम दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है वॉल्टेयर के द्वारा 1888 में, 1888 में। ये बात मैंने समझा दी है। चलिए अब हम बात करते हैं, जरा समझना ध्यान से देखो। यहाँ पे आप नोटिस करना कि ये हमारे पास में क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे छोटे 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 धागे मिलेंगे जिन्हें बोलते हैं क्रोमेटिड के धागे। तो ये साथियों जब बात करेंगे तो ये हमारे पास में यहाँ पे क्रोमोसोम की संरचना है जो देखने को मिलेगी। सुनो, एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। आपको कुछ पॉइंट है जो मैं पहले समझा देता हूं। सेंट्रोमियर देखो, ये जो पॉइंट है सेंट्रोमियर, ये जो बीच वाला पॉइंट है सेंट्रोमियर, ये क्या चीज होती है भैया बता दो। तो सेंट्रोमियर भैया वो पॉइंट होती है जहां पे क्रोमेटिड्स को जोड़ा जाता है। सर क्रोमेटिड क्या होती है, इसके एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे दो जो धागे हैं ये मिलकर हमारे एक क्रोमोसोम का निर्माण करेंगे। तो जो आधा वाला हिस्सा है साथियों इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। तो दो क्रोमेटिड जो होते हैं वो आपस में आगे कहां जुड़ेंगे, सेंट्रोमियर पे जुड़ेंगे। तो सेंट्रोमियर होता है साथियों जहां पे क्रोमोसोम को जोड़ा जाता है, और किसके माध्यम से, तो यहाँ पे धागे मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये बहुत प्यारा पॉइंट बनेगा कि भैया बता दो कि सेंट्रोमियर के अंदर कैसे जोड़ते हैं, धागों से जोड़ते हैं। कौन से धागों से जोड़ते हैं भैया, तो आंसर यहाँ पे सेंट्रोमियर के अंदर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर मिलेगा। आ जाओ फिर हम बात करते हैं क्रोमेटिड के बारे में। क्रोमेटिड क्या होती है, यहाँ पे गुणसूत्र के साथियों एक हिस्से को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है अगर इसका मैं एक हिस्सा कर दूं, तो ये जो एक हिस्सा है और ये यहाँ पे दूसरा हिस्सा है, तो ये जो एक हिस्सा है इसी को हमने नाम दिया क्रोमेटिड, क्या बोलते हैं क्रोमेटिड। दो मिलकर क्या करेंगे, दो मिलकर यहाँ पे एक क्रोमोसोम का निर्माण करेंगे। आप समझ गए। तो जो क्रोमेटिड होती है वो होती क्या है, ये हमारे गुणसूत्र का साथियों एक हिस्सा होता है जो दो मिलकर एक क्रोमोसोम का निर्माण करेंगे। अब इसके दो हिस्से मिलते हैं, एक होती है यहाँ पे बड़ी हिस्सा, एक होता है छोटा वाला हिस्सा, उसको छोड़ सकते हैं, और एक होता है साथियों लास्ट में जिसे बोलते हैं टेलोमियर। क्या बोलते हैं, टेलोमियर। ये यहाँ पे किसी भी क्रोमोसोम का साथियों आखिरी हिस्सा होता है जहां पर डीएनए को यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है। तो हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मिलेंगे, सही बात है भैया। तो डीएनए कहां मिलेगा, तो ये मिलेगा साथियों हमारे टेलोमियर वाले पार्ट में। और सही मायने में हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, तो वो डीएनए कहां मिलेंगे, टेलोमियर वाले पार्ट में मिलेंगे। तो ये हमने बेटा की बात की किसके बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स के बारे में इतनी सी बात आपको अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। इसमें डायग्राम को जरा समझना, मैं एक एक करके ना ये डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं पहले आपको। मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है, जूम कर रहा हूं। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि ये हमारे पास में कोशिका है जिसे बोलते हैं सेल। इस सेल के अंदर पाई जाती है केंद्रक जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक मिलता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इस केंद्रक के अंदर साथियों यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो मिलती है केंद्रिका जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर साथियों पाए जाते हैं क्रोमोसोम। बोलो हाँ। इस क्रोमोसोम की बात करेंगे तो क्रोमोसोम का ये जो आखिरी वाला हिस्सा है बोलते हैं टेलोमियर। मैंने क्या बताया था, टेलोमियर मिलता है। टेलोमियर मतलब वो होता है जहाँ पे डीएनए पाए जाते हैं। तो जरा देखो ध्यान से कि इसके अंदर संरचना मिलती है तो आपको बहुत से प्रोटीन्स मिलेंगे। तो ये साथियों है हमारे क्रोमेटिन के धागे। इसमें साथियों मिलता है प्रोटीन जिसे बोलते हैं हिस्टोन। यहाँ पे पाया जाता है साथियों एक और प्रोटीन जिसे बोलते हैं नॉन हिस्टोन, और साथ ही साथ यहाँ पे पाई जाती है जीन। और ये जो जीन है साथियों वास्तव में क्या डीएनए है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है डीएनए कहाँ मिलेगा साथियों, तो डीएनए मिलता है हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर। ये बात क्लियर हो गई सारी बातें। तो क्रोमोसोम्स के आखिरी वाले भाग में ही हमारे शरीर का डीएनए है जो पाया जाता है, और डीएनए के साथियों एक हिस्से को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है कि सर ये डीएनए कहाँ मिलेगा, कहाँ पे पाया जाता है, किस प्रकार से पाया जाते हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है जो हमारे एग्जामिनेशन में बन जाते हैं। देखो यहाँ पे कि ये हम जब बात करेंगे इस डायग्राम को फिर से देखो ध्यान से कि हमारे पास में केंद्रक है, केंद्रक में साथियों पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स का ये जो आखिरी वाला हिस्सा होता है टेलोमियर, ये टेलोमियर साथियों बनती है बहुत सारे क्रोमेटिन के धागों से, जहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे क्रोमेटिन के धागे मिलेंगे जिसमें हेटेरोक्रोमेटिक भी है, यहाँ पे यूक्रोमेटिक भी है, और ये किसका निर्माण करती है, डीएनए का निर्माण करती है। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है। तो डीएनए जो है साथियों कहाँ, क्रोमोसोम्स के अंदर आएंगे। इस बात को जरा समझना कि यहीं पे हमारी चीजें हैं जो पूरी पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। इस बात को मैंने समझा दिया। चलो तो ये मैंने बता दिया कि ये जो टेलोमियर वाला पार्ट होता है, ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है, यहाँ पे डीएनए को रखा जाता है सुरक्षित तरीके से। तो डीएनए कहाँ पर भी हमारा स्टेबलाइज्ड है और कहाँ पे सुरक्षित रहता है, तो आंसर टेलोमियर वाले पार्ट में। चलो अब यहाँ पे ना इनके जुड़ने के तरीके होते हैं, तो मैं क्वेश्चन की बात समझाऊंगा। ये वाला जो हिस्सा प्रोटीन से हुआ है, तो एक तो भी इसमें डीएनए मिलेगा और पाए जाते हैं प्रोटीन्स। इसमें दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला है साथियों यहाँ पे पाया जाने वाला हिस्टोन, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, और दूसरा होता है साथियों नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसको हिंदी में भी नॉन हिस्टोन और इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। तो ये दो प्रोटीन्स हैं जो हमारे डीएनए में पाए जाएंगे। सुनो ध्यान से, इतना सा फैक्ट है बस याद कर लेना सबके सब कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है साथियों, ये यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। इसका मेन काम होता है साथियों यहाँ पे डीएनए के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोसोम का निर्माण करना। ये फैक्ट पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में। तो ये डीएनए के अंदर साथियों न्यूक्लियोसोम का निर्माण करेगा। हम जब बात करते हैं नॉन हिस्टोन के बारे में, तो ये साथियों यहाँ पे एसिडिक नेचर का पाया जाता है। इसका मेन काम होता है यहाँ पे, इसका मेन काम होता है साथियों यहाँ पे जीन्स का निर्माण करना, कि डीएनए के जो जीन्स बनते हैं उनको बनाना, हमारे डीएनए का साथियों यहाँ पे कॉपी करना, डीएनए को सही करना। तो ये जो काम है किसके द्वारा किया जाएगा यहाँ पे, तो आंसर है नॉन हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा। तो हिस्टोन क्या करता है बताओ जल्दी से, तो हिस्टोन प्रोटीन साथियों यहाँ पे डीएनए को लपेटकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है वो डीएनए को साथियों रेप्लिकेट करती है, डीएनए से नया डीएनए बनाना, डीएनए को सही करना, डीएनए में कमी हुई है उसको सही करने का जो काम है कौन करेगा, यहाँ पे नॉन हिस्टोन करेगा। किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का, बेसिक नेचर का, बेसिक नेचर का। अच्छा हिस्टोन किस नेचर का, हमारे पास में एसिडिक नेचर का है। तो ये सारी बातें हमने समझी यहाँ पे क्रोमोसोम्स के बारे में, और यहीं से साथियों हम जब बात करते हैं तो डीएनए की संरचना शुरू हो जाती है। अब एक बात को और सुन लो, क्रोमोसोम्स की संख्या हर किसी में अलग अलग होती है। जैसे अगर बात करूं मनुष्य के बारे में, तो मनुष्य के अंदर साथियों टोटल यहाँ पे 23 जोड़ी मिलती है।